स्क्रीन पर दिख रहा ये शख्स अगले 17 महीनों तक दुनिया की सबसे ज़्यादा पावरफुल पुलिस फोर्स में आने वाली जापानीज़ पुलिस की नींद हराम करने वाला था। एंड इस शख्स ने वहाँ की पुलिस को इतना परेशान कर रखा था कि इस केस को सॉल्व ना कर पाने के कारण वहाँ के एक पुलिस अफसर ने खुद को आग लगाकर सुसाइड कर लिया। 18 मार्च 1984, ओसाका सिटी, जापान। रात के 9 बज रहे थे। कात्सुहिसा एजाकी अपने कंपनी से काम करने के बाद बाथरूम के बाथटब में रेस्ट कर रहा था। अचानक किसी ने बाथरूम के दरवाजे पर जोर से लात मारकर उसे तोड़ दिया। एजाकी एक पल के लिए सहम गया। उसने देखा कि दरवाजे के सामने 2 लोग खड़े हैं जिन्होंने मास्क पहन रखा है और दोनों के हाथों पर गन्स हैं। इससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट कर पाता, उन दोनों ने उसे नंगे ही उठाकर अपने कार के बैक सीट में डाल दिया। इस टाइम पर एजाकी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ही थॉट कि वो लोग उसे मार डालेंगे, पर वो दोनों एजाकी को सिटी के ही एक सुनसान इलाके के वेयर हाउस में हाथ पैर बांधकर जिंदा छोड़ देते हैं। अगले दिन 19 मार्च को एजाकी के ग्लाइको कंपनी में एक एनोनिमस लेटर आता है जिसमें उन्हीं किडनैपर्स ने लिखा था कि एजाकी के पास जीने के लिए केवल 2 दिन हैं। अगर 21 मार्च के पहले उन्हें 1 बिलियन येन और 100 किलो गोल्ड मिल जाते हैं तो वो एजाकी को छोड़ देंगे। इस लेटर के मिलने के बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है। पुलिस हर जगह उसे ढूंढने के लिए छानबीन करने लगती है। इधर एजाकी अभी तक वेयर हाउस में पड़ा हुआ था। अगले दिन 20 मार्च की रात को एजाकी फाइनली खुद को रस्सियों से छुड़ा लेता है। वो डरते हुए वेयर हाउस से चुपके से निकलता है। उसने आसपास देखा कि कहीं वो लोग उसे दोबारा न दिख जाएं, पर वेयर हाउस के आसपास का इलाका पूरा सुनसान पड़ा हुआ था। मौका देखकर वो किसी तरह वहाँ से भाग जाता है और अपने घर पहुँच जाता है। अगले दिन न्यूज़ चैनल्स एंड मीडिया पर इस बात की खबर फैल गई। घर आने के बाद उसने अपने घर के आसपास सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, पर इसके बाद एजाकी के साथ ऐसा कोई इंसिडेंट दोबारा नहीं हुआ। लेकिन ये कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। पुलिस अभी भी उन क्रिमिनल्स को ढूंढ रही थी जिन्होंने एजाकी को किडनैप किया था। इस पूरे इंसिडेंट के करीब 1 महीने बाद 8 अप्रैल को पुलिस डिपार्टमेंट के पास उन्हीं क्रिमिनल्स के तरफ से एक लेटर आता है जिसमें उन्होंने जापान की पुलिस को टॉन्ट करते हुए कहा कि पूरी की पूरी पुलिस डिपार्टमेंट बेवकूफ़ है क्योंकि वो उसे अभी तक नहीं पकड़ पाई। इवन उसने खुद को पकड़वाने के लिए हिंट्स भी दिए जिसमें उसने कहा कि मैं एजाकी के रिलेटिव्स में नहीं हूँ और ना ही उसका कोई दोस्त हूँ और ना ही उसके कंपनी में काम करने वाला कोई इंसान। हमने जिस कार से एजाकी को किडनैप किया था वो ग्रे कलर की थी और उसने ये भी कहा कि अगर तुम मुझे नहीं पकड़ पाया तो तुम बस टैक्स की चोरी करते हो। इसके बाद उसने इसी तरीके से कई लेटर्स वहाँ की मीडिया एंड न्यूज़पेपर कंपनीज़ को सेंड किए थे। इधर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन और भी तेज़ कर देती है। इलाके के आसपास के सारे ग्रे कार्स को चेक किया गया एंड दाइके स्टोर में आने जाने वाले लोगों को अरेस्ट भी किया गया, पर अनफॉर्चुनेटली कुछ सबूत नहीं मिल पाया। इस पूरे इंसिडेंट के करीब 1 महीने बाद मोरिनागा कंपनी, जो कि ग्लाइको कंपनी जैसी ही एक दूसरी कैंडी बनाने वाली कंपनी है, उन्हें भी एक लेटर आता है एंड उसमें लिखा था मोरिनागा के कैंडीज़ में पोटेशियम साइनाइड मिला हुआ है, अगर उसे कोई खाएगा तो उसकी मौत हो जाएगी। इस लेटर को रिसीव करने के बाद मोरिनागा कंपनी ने तुरंत बिना देरी किए हर स्टोर पर उसके जितने भी कैंडीज़ थे सबको मंगवा लिया। ये बात न्यूज़पेपर्स पर भी फैल गई जिसके चलते लोगों ने इस कंपनी के सारे कैंडीज़ को अवॉइड करना शुरू कर दिया एंड इसी एक अकेले लेटर ने ही इस कंपनी का 130 मिलियन येन का नुकसान करवा दिया। इन सारे लेटर्स में जो कि दोनों कंपनीज़ मीडिया एंड पुलिस डिपार्टमेंट को मिली थी उसमें एक चीज़ कॉमन थी एंड वो था अ मॉन्स्टर विथ 21 फेसेस। अगले कई दिनों बाद ग्लाइको कंपनी को और एक लेटर रिसीव होता है जिसमें लिखा था कि हम अब से ग्लाइको कंपनी को परेशान नहीं करेंगे। इस लेटर के बाद ग्लाइको कंपनी के साथ सच में ऐसा कोई इंसिडेंट दोबारा नहीं हुआ, पर मोरिनागा के केस में ये इंसिडेंट और भी ज़्यादा बढ़ गया।
1 नवंबर को मोरिनागा के प्रेसिडेंट को लेटर आती है जिसमें लिखा हुआ था कि उसके कैंडीज़ के अराउंड 10 बॉक्सेस में पॉइजन मिला हुआ है, अगर कोई खाएगा तो उसकी जान चले जाएगी। आगे उन्होंने लिखा कि अगर उन्हें 200 मिलियन येन नहीं दिए गए तो वो मोरिनागा कंपनी के बिजनेस को डुबा देंगे। इधर मीडिया में लोग जापान पुलिस को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि क्रिमिनल्स के इतने ज़्यादा धमकियों वाले लेटर्स पास किए जा रहे हैं और इनके चलते कई बड़ी कंपनीज का भी इतना नुकसान हो गया है, फिर भी पुलिस कुछ नहीं कर पा रही। इसी मीडिया एंड न्यूज़पेपर्स के इतने प्रेशर के बाद अगस्त 1985 में जापान पुलिस के एक ऑफिसर ने लिटरली खुद को केरोसिन से जलाकर सुसाइड कर लिया। नाउ फाइनली इसी अगस्त के महीने में इन्हीं क्रिमिनल्स ने एक लास्ट लेटर लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि आज से वो जापान के किसी भी फूड कंपनी को दोबारा तंग नहीं करेंगे एंड अगर कोई मॉन्स्टर विद 21 फेसेस के नाम से किसी भी कंपनी को ब्लैकमेल करता है तो वो हम नहीं हैं। अगले कई सालों तक पुलिस ने इस क्रिमिनल को ढूंढ निकालने के लिए कई इन्वेस्टिगेशंस किए पर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ एंड नाउ फाइनली ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।